स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स यानी कि 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम, उनको हम उदाहरण के साथ समझेंगे। उनको इंग्लिश में कहते हैं रूल्स। 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स एंड उनके उदाहरण भी देखेंगे यानी कि एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है तो ये नियम आपको अवश्य ही पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इन 5 नियम से आपसे कोई एक नियम या 2 नियम अवश्य ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ये 5 सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियम को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। ये 5 नियम हैं। आप अभी क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के जब देखेंगे तो ये आपको 2 से 4 बार क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखते हैं, अगर आप मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं तो ये जो नियम है वो आपको मिले होंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला जो हमें नियम दिया गया है वो दिया गया मार्कोनी काफ का नियम, और उदाहरण भी पूछ रहा है। ये नियम वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, मार्कोनी काफ का नियम। इस नियम को हम सबसे अलग तरीके से, बिल्कुल आपको यहाँ पर किताब की भाषा नहीं मिलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी बताते हैं वो अपने जो हमारा एक्सपीरियंस है उस तरीके से हम आपको लिखवाते हैं, सरल से सरल भाषा में, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराते हैं। देखिए मार्कोनी काफ का नियम, जो मार्कोनी काफ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई असंतृप्त यौगिक है उसमें क्या कौन सी अभिक्रिया हो रही, योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें जो अभिक्रमक होगा उसका ऋण भार, जो निगेटिव पार्ट है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम यानी कि न्यूनतम होगी। देखिए कम या न्यूनतम बात है कि ये न्यूनतम होगी या कम होगी, ठीक है। यानी कहते थे कि अगर कोई असंतृप्त यौगिक है और वो अभिक्रिया कर रहा है, उसमें जो अभिक्रमक होगा उसका ऋण भार उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम यानी कि कम होगी। तो देखिए ये नियम है, इसको हम उदाहरण के साथ देखते हैं। अगर हम अब इसके उदाहरण की बात करें, यानी कि इसका उदाहरण क्या होगा, तो देखिए उदाहरण समझिएगा। अगर बात करें हम CH2 डबल बॉन्ड CHCl, देखिए अगर कोई एक कंपाउंड हमें दिया गया है, ये वाला कंपाउंड दिया गया है, अगर इसके उदाहरण की बात पूछी जाए तो आप क्या कीजिएगा। देखिए अगर ये वाला हमें कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर HCl की क्रिया करा दीजिए। जब आप HCl की क्रिया कराएंगे तो इसमें देखिए H जो पॉजिटिव पार्ट है और Cl निगेटिव पार्ट है, होता है नहीं। तो हम जब इसकी क्रिया कराएंगे, जो निगेटिव पार्ट, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, वहाँ पर क्या जुड़ता है, अभिक्रमक का ऋण भार जुड़ता है, यानी कि इसका ऋण पार्ट ये वाला है। तो यहाँ कहाँ पर जुड़ जाए, यहाँ पर, तो हो जाएगा CH। देखिए H जो है इसके पास आ जाएगा CH3, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा डबल का, और ये हो जाएगा CHCl2। ठीक है स्टूडेंट, ये उदाहरण आपको समझ में आया। यानी कि जो ऋणात्मक पार्ट है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, और जो हाइड्रोजन होता है यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है वहां पर जाके जुड़ जाता है। अब देखिए एक उदाहरण ये हो गया, आप दूसरा उदाहरण भी समझ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, अगर हम देखें कि एक कंपाउंड हमें कोई दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, अगर हम इस पर कोई कंपाउंड, यानी कि आप HCN ले लीजिए। अब हाँ, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें H पॉजिटिव पार्ट है और CN निगेटिव पार्ट है। तो इसका जो कार्बन परमाणु, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 2 पूरी हो रही लमसम, यहाँ पर कम है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट जुड़ जाएगा वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है, समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है, हम इसको देखते हैं, इधर देखिएगा। देखिए CH3 CN CH, ठीक है, CH है, डबल बॉन्ड है, ये सिंगल हो जाएगा CH3, और यहाँ पर जो H है वो यहाँ आ जाएगा, और देखिए जो बचा था CN वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कम कार्बन परमाणु के पास, ठीक है। ये हमारा बन गया। आप इसको यहाँ की जगह यहाँ लिखा है, आप यहाँ पर लिख लेंगे। तो आई होप ये दोनों उदाहरण आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आइए हम अब दूसरा नियम भी देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा नियम है वो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम को समझाइए, इसके उपयोग भी लिखिए। ये नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो ये नियम भी आपको वहाँ पर कई बार मिला होगा। देखिए ये नियम समझिए। ये नियम, जो हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में जो विलेयता थी वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती बताई थी। एक जो वैज्ञानिक थे हेनरी, उन्होंने बताया था। इनकी आप समझिए, इस नियम के अनुसार
देखिए एक ये लिखना क्यों जरूरी होता है, इससे समझता है जो एग्जामिनर होता है वो, देखिए एग्जामिनर को सब पता होता है कि आपने किस तरीके से लिखा है, आप छाप के आए हैं या रट्टा मार के आए हैं। अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने अपने जो लैंग्वेज है उसमें लिखा है, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। अगर आप किताब में जो लिखा है वो छाप देंगे तो नंबर तो देगा, लेकिन वो आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो आपको रट्टू होते हैं ना। आप समझिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कई साल नहीं भूलेंगे। तो समझिए इस नियम के अनुसार, यानी किस नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर जो ताप है वो स्थिर होना चाहिए। किसी की गैस की जो द्रव में विलेयता होती है उसके आंशिक दाब के समानुपाती। यदि हम देखें, यदि किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो यस है तथा आंशिक दाब पी है, तो होता क्या, समानुपाती यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, यस समानुपाती पी। अगर हम इसके उपयोग या अनुप्रयोग, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब जहाँ तक कि हमने भी टोल जिस समय किया था वहाँ उस समय हमें भी कुछ समय तक नहीं समझ में आया था, यानी कि जिसमें उपयोग लिखते हैं उसी में अनुप्रयोग कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके मन में सवाल होता होगा, तो हम देखिए इसके पहले हम उपयोग देख लेते हैं, फिर हम आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देते हैं। देखिए सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों में, सोडा वाटर जो होता है उसके शीतल पेय पदार्थों में क्या होती है, CO2 जो होती है उसकी विलेयता बढ़ाने के लिए हेनरी के नियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है रुधिर में N2 यानी कि नाइट्रोजन की अधिक सांद्रता का जो विषैला प्रभाव है उससे बचने के लिए भी हमें क्या होता है कि हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को वीडियो के अंत में अच्छे से समझाएंगे, आप बस बने रहिए। जैसे कि चलो यही समझ लेते हैं, यदि सोडा वाटर तथा शीतली पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, समझिए ये तो इसका उपयोग हो गया। अगर अनुप्रयोग की बात करें तो हम लिख देंगे अनुप्रयोग। देखिए अगर बात करें अनुप्रयोग तो सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, तो इसका अनुप्रयोग हो गया, यानी कि उपयोग नहीं किया जाता। इसी तरीके से आपको समझ लेना है। आइए नेक्स्ट नियम बात करते हैं, कोलराउस का नियम। ये भी नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है। जब विद्युत रसायन चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी हमने ये नियम अच्छे से आपको डिस्कवर किया था, वहाँ पर भी आप जाके देख लेंगे डिस्कवर, वहाँ पर हमने एक अच्छे तरीके से डिस्कवर किया इस नियम को। अब बात करते हैं कोलराउस का नियम। देखिए हमने यहाँ पर भी लिया है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, यानी कि जो कोलराउस ने पूछा है इस नियम के अनुसार, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की, कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात, मोलर चालकता उनके धनायन तथा ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है। समझिए ये किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है उसके अनंत तनुता पर, जो अनंत तनुता पर है, मोलर चालकता उनके जो धनायन यानी कि पॉजिटिव और ऋणायन यानी कि निगेटिव आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। ये सूत्र है, मोलर चालकता को हम लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें, देखिए इसका उपयोग क्या होगा, कोलराउस के नियम के उपयोग से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निर्धारण किया जा सकता है, यानी कि जो इनका नियम है उससे क्या किया जा सकता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का नियम का निर्धारण किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट जो हमारा चौथा नियम है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट जो हमारा चौथा नियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, राउल्ट का नियम। ये नियम भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट का नियम क्या है, इस नियम के जो हम अनुसार करते हैं एक ये सूत्र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे जो रसायन विलयन वाला चैप्टर है उसमें इस पे बहुत से न्यूमेरिकल लगते हैं, यानी कि इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए राउल्ट का नियम था, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय यानी कि वाष्प दाब जो होता है उसका अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या आपको ये चीज़ इतनी 2 लाइन नहीं याद होंगी? सबसे सरल भाषा लिखी हुई है, P माइनस पी एस अपॉन पी एन बटे एन प्लस एन, यानी कि स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। नेक्स्ट नियम देखते हैं हर्डी-सुलजे का नियम। ये भी नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। देखिए हर्डी-सुलजे का नियम देखिए, यानी कि इस नियम के अनुसार, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, हर नियम में लिखा है इस नियम के अनुसार, मतलब जो नियम दिया गया उसी नियम के अनुसार हम देखते हैं। किसी विपरीत आवेश यानी कि विपरीत आवेश में विपरीत आवेशित, समझिए विपरीत आवेशित आयन जो है वो कैसा है, विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी, कोई विपरीत आवेशित आयन है उसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी, कोलाइडी विलयन के लिए इसके स्कंदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि अगर कोई कोलाइडी विलयन है उसकी जो स्कंदन क्षमता है वो भी उतनी ही अधिक होगी जितनी कि विपरीत आवेशित आयन की संयोजकता होगी।
तो स्टूडेंट ये नियम भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से मिलते रहें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट जय हिंद, वंदे मातरम।